Hello everyone, my name is Sukanya Sharma and I welcome you all to this online platform. अभी तक हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या क्या कर लिया है? देखो सब कुछ हमने इनिशियल पार्ट तो कर लिया है ना, जिसमें हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, प्रेम्बल हमने कर लिया है, उसके बाद हमने सोर्सेज भी देख लिए हैं, फीचर्स भी देख लिए हैं और हमने शेड्यूल्स भी देख लिए हैं। तो आज से हम क्या करेंगे, अपने पार्ट्स स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, या भारतीय संविधान के पार्ट कितने हैं और अभी प्रेजेंटली कितने हैं, और जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो हमारे कितने टोटल पार्ट्स थे। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो हमारे 22 पार्ट्स थे और आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हमारे पास 25 पार्ट्स हैं भारतीय संविधान के। ठीक है, तो उसमें से जो पहला पार्ट है हम वो करेंगे आज, जो कि आता है इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। आर्टिकल 1 से 4 जो है इस पार्ट 1 में आते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 1 to 4 हमें क्या बताता है? ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन। जो भी भारत में जितनी भी जो यूनियन में जो हमारे टेरिटरी आती है, जितने स्टेट्स आते हैं, वो सब चीजें आएंगी। तो जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था उस पॉइंट पे, एक तो इंडिपेंडेंस के साथ क्या क्या हुआ था, दो देश बन गए थे, है ना। इंडिपेंडेंस में दो डोमिनियंस बन गए थे, अलग अलग अपने इंडिपेंडेंट स्टेट बन गए थे, इंडिया और दूसरा कौन सा था, पाकिस्तान। ठीक है, जब इंडिया बना और उनकी इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था, उससे पहले का मैप ये है। इसमें आपको दो कलर्स दिख रहे हैं ना, अलग अलग, एक तो पिंक वाले स्टेट्स हैं और एक येलो वाले, पीले कलर के स्टेट्स हैं और पिंक वाले, है ना। तो जो पिंक वाले स्टेट्स हैं ये कौन से स्टेट्स हैं? ये है प्रिंसली स्टेट्स। पिंक से कर लेते हैं, पिंक वाले स्टेट्स हैं हमारे प्रिंसली स्टेट्स। जो राजाएं थे, जो रजवाड़े थे, जो अपने एरियाज खुद से हैंडल करते थे। देखो, जब 1857 का, ये कौन सी डेट है आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ये डेट 1857 में जब रिवोल्ट हुआ था 1857 का, बहुत मतलब वो तबाही हो गई थी उस टाइम पे उनके हिसाब से, अंग्रेजों के हिसाब से, कि भारतीय जाग चुके थे। और पहला रिवोल्ट भी कहते हैं इसको इंडिपेंडेंस का, कि बहुत मास लेवल पे विद्रोह किया था 1857। तब तक किसका रूल था? क्राउन का रूल था। 1850 क्राउन का रूल नहीं था, कंपनी का रूल था। 1857 के बाद में क्राउन का रूल आ गया, ताज का रूल आ गया। ठीक है, तो 1857 के बाद से ब्रिटिशर्स ने कोई भी टेरिटरी, कोई भी एनेक्सेशन नहीं की है, कोई भी स्टेट अपने अंडर नहीं लिया है। ठीक है, तो जो स्टेट्स बच गए, ये पिंक कलर वाले, गुलाबी रंग वाले जो स्टेट्स बच गए, यहाँ के जो राजा थे 1857 के बाद वाले, यहाँ के राजा वही लोग रहे। उससे पहले जो ये ब्रिटिशर्स करते थे कि सब्सिडरी अलायंस कर ली तो स्टेट अपने अंडर ले लिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कर लिया तो स्टेट अपने अंडर ले लिया, है ना। लड़ते थे, वॉर करते थे, तो इस तरह से उन्होंने अपनी टेरिटरीज बढ़ा दी थी। जो येलो कलर वाली है ये सारे ताज के अंडर आती थी। ठीक है जी, और उसके बाद कोई भी 1857 के बाद जब ताज आया, उसके बाद से जो ये एरियाज वैसे के वैसे ही रह गए। तो यहाँ के जो राजा थे वो काम करते थे, लेकिन अगर किसी भी पॉइंट पे अगर अंग्रेज चाहते तो वो आ सकते थे। तो एक तरह से ठीक है, एरिया राजा के पास था, लेकिन वो टैक्स देते थे किसको? ब्रिटिशर्स को। तो ये थे हमारे पिंक वाले प्रिंसली स्टेट्स। इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या आया था? माउंटबेटन प्लान में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो। उस प्लान में प्रिंसली स्टेट्स के लिए तीन ऑप्शंस थे, कि या तो आप भारत में आ जाइए, या फिर आप उधर चले जाइए पाकिस्तान में, या फिर अगर आपको अकेले रहना है, इंडिपेंडेंटली रहना है, तो आप ऐसे भी रह सकते। ठीक है, तो ये था हमारा। और कुछ कुछ प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन भी नहीं किया था, हम वो सब आगे पढ़े। ठीक है, तो कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो देखो ये आते हैं, पीले वाले आते हैं, पिंक वाले जो मैं कह रही थी आते हैं आपके प्रिंसली स्टेट्स, और येलो वाले जो आते हैं आपके ब्रिटिश प्रोविंसेस, ब्रिटिशर्स के प्रांत। ठीक है जी, चल आगे चलते हैं।
1 से 4 डील करता है यूनियन और इट्स टेरिटरी को। और पहला जो अनुच्छेद है आर्टिकल 1 है, क्या डिस्क्राइब करता है? इंडिया को, भारत को, देखो इंडिया को, दैट इज भारत एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अभी उनकी मीटिंग्स हो ही रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम जो है भारत का नाम क्या रखेंगे। कुछ लोग थे पुराने जमाने वाले, बहुत जो अपने बहुत इंटैक्ट होते हैं ना कि हम भारत नाम रखेंगे। कुछ लोग जो थोड़े मॉडर्न हो चुके थे, जो ब्रिटिशर्स के साथ रह रह के थोड़ा उनको कुछ चीजें अच्छी लग रही थी, तो वो चाह रहे थे कि इंडिया नाम हो। कुछ लोग तो ये भी चाह रहे थे कि आर्यव्रत नाम हो, है ना। तो ये अलग अलग नाम सबने सजेस्ट किए। एट लास्ट जो है डिसाइड किया गया कि हम दोनों नाम रखेंगे। तो वो डिस्क्राइब करता है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद पहला, कि इंडिया दैट इज भारत एज यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। अब देखना ये क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। यूनियन और फेडरेशन में क्या डिफरेंस होता है? यूनियन कौन सा है? इंडिया, एग्जांपल देख लो पहले तो। और फेडरेशन कौन सा है? यूएसए। देखो फेडरेशन में क्या होता है, जो जिस टाइम पे यूएसए इंडिपेंडेंट हुआ था, तो ऐसे 13 स्टेट्स थे उनके। वो 13 स्टेट्स मिलकर साथ में आए, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, और कहा कि ये हमारी फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, संविधान सभा के कुछ लोग भी चाह रहे थे कि भारत भी फेडरेशन होना चाहिए, कि अच्छा है कि मतलब सभी स्टेट्स आए मिलके, प्रिंसली स्टेट्स भी आए, ब्रिटिशर्स के प्रांत जो हैं हमारे वो भी आए, और आके मिलके जो है हम फेडरेशन बनाए। हिंदी में दोनों का मतलब एक ही है, संघ ही लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो वो चाह रहे थे कि हम फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में, बी आर अम्बेडकर जी जो थे वो कहते कि नहीं, फेडरेशन रहेगा, स्ट्रक्चर हमारा फेडरल है। फेडरल का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर है, कि स्टेट्स के पास भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, हमने पढ़े ना कॉन्करेंट लिस्ट में कि कुछ सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट में होते हैं, कुछ सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में होते हैं, कुछ सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में होते हैं, है ना। 7 शेड्यूल में हमने ये लिस्ट पढ़ी थी कल लास्ट लेक्चर्स में, ठीक है। तो फिर क्या होता है, एग्रीमेंट इन्होंने कहा कि इस फेडरेशन का मतलब ये है कि जो यहाँ पे स्टेट्स आते हैं, ये स्टेट्स जब इनका मन हो, ये स्टेट्स जो है ये फेडरेशन छोड़ के जा भी सकते हैं, ये होता है फेडरेशन का मतलब। लेकिन इंडिया के जो स्टेट्स हैं ये जुड़ गए ऐसे, ये एक माला में पिरोगे। अब ये जो है स्टेट, एक बार यूनियन इन्होंने बना लिया, तो ये जो है अपना यूनियन छोड़ के जाएंगे नहीं, इनडिस्ट्रक्टेबल है, और ये अपना भारत छोड़ के जा नहीं सकते कि नहीं आज मेरा मन, अब कर्नाटक अलग हो रहा है या महाराष्ट्र का तो बड़ा ग्रो कर रहा है, महाराष्ट्र हमारी टेरिटरी बना ली, हमने अपना रोड बना लिया, तो हम जी अलग हो रहे हैं भारत से। ऐसा नहीं होगा, यूनियन में ऐसा नहीं होता है। फेडरेशन में आपके पास, कंट्री के पास कहीं ना कहीं एक ऑप्शन होता है कि अगर उनको छोड़ के जाना है तो वो कंट्री अलग हो सकती है फेडरेशन से, ठीक है। लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट्स कभी अलग नहीं होगा, जो भी होगा भारत है, ठीक है। जो भी होगा यहाँ पे कोई बड़ा स्टेट है उसको तोड़ के आप छोटा बना दो, ठीक है, उसको आधा कर लो, उसके हिस्से कर लो, लेकिन ये सब भारत के अंदर अंदर ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि भारत से अलग हो गया ये देश, ये स्टेट, और इसने अलग कंट्री बना ली, ऐसा नहीं होगा यूनियन में, ठीक है। तो ये जो है हमारा अनुच्छेद पहला हमें बताता है 3 चीजों के बारे में। एक तो हमने कर लिया नेम ऑफ द कंट्री, कि हम क्या रखेंगे, दोनों नाम रखेंगे, इंडिया भी रखेंगे और भारत भी रखेंगे। दूसरा क्या बता दिया इन्होंने, दूसरा रखेंगे हम टाइप ऑफ पॉलिटी। ये कौन सी थी हमारी, कि हमारी पॉलिटी यूनियन है, ठीक है, कि हमारी पॉलिटी यूनियन है। तीसरी चीज क्या आती है यहाँ पे, टेरिटोरियल एरिया। टेरिटोरियल एरिया में भी 3 चीजें आती है, याद रखना। टेरिटोरियल एरिया में भी देश के प्रादेशिक क्षेत्र में 3 चीजें आती हैं। टेरिटरी ऑफ इंडिया,
यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटरीज केंद्रीय शासित जो स्टेट्स होते हैं, जो टेरिटरीज होती हैं, और केंद्र जिस पे वो करता है, रूल्स बनाता है, लॉज बनाता है जहां उसके लिए, जगह के लिए। और तीसरा होता है टेरिटरीज या एक्वायर्ड टेरिटरीज, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टेरिटरीज टू बी एक्वायर्ड। क्या है ये तीनों चीजें? एक तो टेरिटरी में आ गया जो हमने पढ़ा, प्रिंसली स्टेट्स, और ब्रिटिश स्टेट्स, ठीक है। यूनियन टेरिटरी में वो अलग एरियाज हैं, और एक्वायर्ड में जो हम इन फ्यूचर इंटरनेशनली जो लॉ एक्सेप्टेड है, जो कानून आज के टाइम पे एक्सेप्टेड है, कि आप अगर मान लो भूटान, हमें कोई अपना हिस्सा, बहुत अच्छे दोस्त हैं भूटान और इंडिया, और भूटान के जो हेड है वो चाहते हैं कि हम आपको गिफ्ट दे देते हैं, ठीक है, हम अपना कुछ 3,000 एकड़ आपको, 4,000 एकड़, 10,000 एकड़ आपको हम अपना हिस्सा दे देते हैं, और आप इंडिया में रख लीजिए। तो एज ए गिफ्ट या एज एनेक्सेशन भी अगर आप कर रहे हो, इंटरनेशनली जैसे भी लॉ है उसके अकॉर्डिंग, हम इन फ्यूचर को जो भी टेरिटरी अपने अंडर एक्वायर करेंगे वो तीसरी कैटेगरी आ जाएंगी, ठीक है, टेरिटरी। तो आपने ध्यान में रखना है जो प्रेजेंटली जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है, जैसे कि दिल्ली है, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ठीक है, ये सारी जितनी भी टेरिटरीज हैं, अगर हम कह रहे हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में यूनियन टेरिटरीज नहीं आती हैं। तो ये एक टेरिटोरियल में जो हम करेंगे, टेरिटोरियल में ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है, टेरिटोरियल एक्सटेंट में ये सारी चीजें आएंगी। टेरिटोरियल में 3 पार्ट्स आते हैं, उसमें पहला है टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया में आते हैं जो ब्रिटिश की भी टेरिटरी थी और प्रिंसली स्टेट्स ने भी ज्वाइन किया, उनको हम स्टेट्स कहते हैं, जो कि आज के हमारे मैप में भी हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे वो यूपी का हो, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये सारे स्टेट्स हैं। यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है जिसको केंद्र से मतलब इनका अपना लेजिस्लेचर है, नो डाउट, लेकिन ज्यादातर केंद्र का इन्फ्लुएंस रहता है। तो जो दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो क्या डिमांड करें, बहुत टाइम से वो डिमांड करें कि दिल्ली को एक कंप्लीट स्टेटहुड दिया जाए, कि वो भी एक अलग से स्टेट में आए। अभी तक वो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो समझ गए आप ये बात, अगर वो स्टेट में आएगा तो वो यहाँ पे टेरिटरी ऑफ इंडिया के बीच में काउंट किया जाएगा, ठीक है। और बाकी तो है एक्वायर्ड टेरिटरीज। तो 3 चीजें आ गई पहले आर्टिकल में, नेम ऑफ द कंट्री, टाइप ऑफ पॉलिटी, और टेरिटोरियल एरिया ऑफ द कंट्री। दूसरा आर्टिकल क्या बताता है हमें? अनुच्छेद 2 बताता है संसद को नए राज्य की स्थापना या संघ में शामिल करने की शक्ति देता है। कौन देता है? आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 किसमें है? संविधान में। तो संविधान का जो दूसरा अनुच्छेद है वो शक्ति देता है कि एक हम पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है? एस्टैब्लिश, 2 अलग चीजें हैं, ठीक है, एस्टैब्लिश कर सकता है और क्या कर सकता है? एडमिट कर सकता है, ठीक है। पीछे जो मैं अभी आपको एग्जांपल दे रही थी भूटान का, मान लो ये भूटान का हिस्सा है, भूटान के प्रधानमंत्री जी जो है बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि आप ये वाला हिस्सा जो है आप गिफ्ट ले लो, आप ले लो, भारत को गिफ्ट दे दिया, ठीक है, इसका नाम मैंने ए रख दिया, ये वाला हिस्सा गिफ्ट दे दिया। अभी इसका नाम ए है, गिफ्ट दे दिया, तो हमारी अब ये क्या हो गई? अब ये भारत का हिस्सा बन चुका है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, अभी एक्चुअल में ऐसा कुछ अभी है नहीं, ठीक है। तो ये भारत का हिस्सा बन चुका है। अब क्या होता है? एक्वायर्ड टेरिटरी बोलेंगे इसको। ये अब भारत में एडमिट हो चुकी है, यहां से निकल के इसको एडमिट कर दिया भारत में, ठीक है। जब ये भारत में एडमिट हो गई तो हम अब उसका कुछ नाम भी रखना चाहते हैं। मान लो हमने इसका नाम रख लिया AYZ प्रदेश करके, ठीक है।
तो जब हमने इसका अब अपने तरह से हमने इसको एस्टेब्लिश कर दिया भारत में कि ये जो है इसकी टेरिटरी है, मान लो चाहे अगर हमने इसको किसी और स्टेट में जोड़ना है तो भी इसको एस्टेब्लिशमेंट कहेंगे, या हमने इसको एक अलग स्टेट का नाम देना है तो हमने वो एस्टेब्लिश कर दिया। पहले तो इसको हमने एडमिट कर दिया, एडमिट के बाद इसको हमने अपना नाम दे दिया AYZ प्रदेश करके, और हमने उसको जो है अब एस्टेब्लिश कर दिया कि ये जो है इसकी टेरिटरी आती है। ठीक है, फिर क्या आता है यहाँ पे हमारा तीसरा आर्टिकल, जो पार्लियामेंट को, संसद को शक्ति देता है किस चीज की? ये संसद को शक्ति देता है कि ये एक संसद, पार्लियामेंट नया राज्य बना सकती है, नया स्टेट बना सकती है, या फिर जैसे हमने देखा है नाम चेंज कर देते हैं हम, है ना, किसी स्टेट का नाम चेंज कर दिया, या हमने किसी स्टेट को बढ़ा दिया कि ये वाले एरिया भी आएगा, या फिर घटा दिया। जैसे सबसे रिसेंट एग्जांपल जो है आंध्र प्रदेश से हमने तेलंगाना को अलग कर दिया था, तो उसका एरिया कम हो गया ना, तो इंक्रीज या डिक्रीज द साइज, आकार बढ़ा भी सकते हैं स्टेट का, राज्य का, या घटा भी सकते हैं। तो वो कौन से आर्टिकल पे पावर दिया कि आप कैसे कर सकते हो? ये हम कर सकते हैं, पार्लियामेंट कर सकता है, क्योंकि संविधान में पावर दी है पार्लियामेंट को। ठीक है, तीसरी चीज क्या? ऑल्टर द बाउंड्री और नेम ऑफ द स्टेट। वही चीज होगी कि आप मतलब या तो आप एरिया बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, बाउंड्री आप बता सकते हो कि ये एरिया जो है इस स्टेट में आएगा। दोनों आर्टिकल्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दोनों अनुच्छेद। पहले अनुच्छेद में हमने कर लिया कि यूनियन आएगी, टेरिटरीज आएंगी। जो यूनियन टेरिटरीज थी, यूनियन में क्या आएगा, यूटी में क्या आएगा, और एक्वायर्ड टेरिटरीज में क्या आएगा, वो आर्टिकल 1 में दिया है। आर्टिकल 2 में क्या दिया है? अगर बाहर से आपको कोई एरिया भारत में लाना है तो उस एरिया को आप एडमिट कर सकते हो। तो ये बात कर रहा है बाहर से एरिया लाने की। जो एरिया अंदर आ चुका है उसका आपको नामकरण करना है अपने हिसाब से, या आपको एरिया बताना है अपने हिसाब से, तो वो आप बताएंगे आर्टिकल 3 के हिसाब से। ठीक है, तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 दोनों आपस में थोड़ा इंटर रिलेट भी करते हैं। बस डिफरेंस जो है इन दोनों में यही है, आर्टिकल 2 और 3 में याद रख लेना डिफरेंस यही है कि 2 में ऐसा है कि आप जो है एडमिट कर रहे हो, बाहर से कोई स्टेट अंदर आ रहा है, एडमिट हो रहा है। थर्ड में ये है कि यहाँ पे कोई बाहर से कोई स्टेट की बात नहीं हो रही है, जो भारत के अंदर जो स्टेट है उसका अगर आपको एरिया बढ़ाना है, घटाना है, नामकरण करना है, जो भी करना है वो करोगे आप 3 के अंदर। बाहर से अंदर लाना है तो वो करोगे आप 2 के अंदर। ठीक है, अब इसका लास्ट आर्टिकल करते हैं जो कि है allows parliament to make laws without following amendment process outlined in article 368। संसद को अनुच्छेद 368 में उल्लिखित संशोधन प्रक्रिया का पालन किए बिना कानून बनाने की अनुमति देता है। कल भी हमने ये पढ़ा था कि अमेंडमेंट, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने कौन सी कंट्री से ये लिया है? कौन सा ये कॉन्सेप्ट अमेंडमेंट का हमने कौन सी कंट्री से लिया है? बताओ मुझे, क्योंकि हमने अभी लास्ट लेक्चर में ये करा भी था। तो सोर्सेस कहाँ से कौन सा लिया है लिख दो जल्दी से। ये लिया था हमने जर्मनी से। ठीक है, और ये अकेला आर्टिकल है जिसका अपना अलग से एक पार्ट है। पार्ट अगर आपको याद है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं ही बता देती हूँ। पार्ट 20 है, पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ये अपना सिर्फ एक आर्टिकल है। और इस एक आर्टिकल, ये एक आर्टिकल इतना मजबूत है क्योंकि आपके भारत के संविधान, एक तो ये भी हमने पढ़ा कि रिजिड भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। तो फ्लेक्सिबल कब होता है? जब हमको छोटे मोटे बदलाव करने होते हैं, तो उसके लिए हम ये नहीं मानेंगे कि हमने संविधान बदल दिया। लेकिन आप कोई बड़ा बदलाव कर रहे हो तो हम ये जरूर मानेंगे कि आपने संविधान बदला है।
दोनों तरह के चीज़ों के लिए हम टर्म्स भी अलग यूज़ करते हैं। तब तो हम कहते हैं, मान लो अगर हम कोई स्टेट को, जैसे मैंने कहा था ना कि वो ए वाला जो एरिया था भूटान ने जो इंडिया को दे दिया मान लो, तो हम जब अगर उसको ला रहे हैं तो उसके लिए हम एक सिंपल मेजॉरिटी से लॉ पास कर देंगे, या सिंपल उससे हम एक्ट बना देंगे कि स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर दिया। उसको क्या कहते हैं? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, नॉर्मल एक्ट है, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कहना चाह रहा है आर्टिकल 4 कि अगर आपको आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कुछ भी बदलाव करने हैं, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 क्या था कि या तो आप बाहर से कोई देश, बाहर से कोई एरिया अगर इंडिया में आ रहा है, एडमिट कर रहे हो, या फिर आप किसी स्टेट का नाम चेंज कर रहे हो, किसी स्टेट का एरिया घटा रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, किसी स्टेट, दो स्टेट्स को जोड़ रहे हो, ये आप कुछ भी करो, लेकिन इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने संविधान बदल दिया, ठीक है, इसको हम सिंपल लॉ से चेंज करेंगे। संविधान बदलने की जो बात होती है वो होती है आर्टिकल 368 में, और उस इसके अकॉर्डिंग जो हम अमेंडमेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। वो नॉर्मल था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये जितनी भी इंपॉर्टेंट हमारी अमेंडमेंट हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उनको कहा जाता है। टोटल कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम एक अलग से टॉपिक करेंगे कि अभी तक हमारी कितनी अमेंडमेंट्स टोटल हुई है, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आपके एग्जाम्स में जरूर पूछी जाती है कि मान लो 73rd अमेंडमेंट एक्ट से क्या आया था, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, तो आप जल्दी से अब मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, आंसर में। तो इसको जो है, ये आर्टिकल 4 कह रहा है कि इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप आर्टिकल 2, सही यहाँ पे लिखा नहीं है, अगर आप आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 में कोई भी बदलाव लाते हैं, अनुच्छेद 2 या 3 में आप कोई भी बदलाव लाते हैं, उसके लिए आपको अनुच्छेद 368 को बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप उसको सिंपल कानून से पास कर दीजिए, उसको संविधान के बदलाव बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने जो है 4 आर्टिकल्स और पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आज हमने कर लिया। इसके नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स। अभी तक हमने देख लिया कि कैसे कैसे प्रिंसिपल स्टेट्स और ब्रिटिशर्स के प्रोविंसेस जो थे उनको मिला के टेरिटरी बनी, वो टेरिटरीज अलग है और यूनियन टेरिटरीज अलग है। तो जब हम यूनियन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो यूनियन ऑफ इंडिया में क्या आता है? रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, अभी तक क्या पढ़ लिया? आर्टिकल 1 में जब हम यूनियन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो यूनियन ऑफ इंडिया में टेरिटरी जो ब्रिटिशर्स के प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स, यही आता है यूनियन ऑफ इंडिया में, और यूनियन टेरिटरीज को इंडिया में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है जी। ये किस में लिखा है? आर्टिकल 1 में लिखा है। तो जब हम टेरिटरीज ऑफ इंडिया कहते हैं या टेरिटोरियल एरिया ऑफ इंडिया कहते हैं तो उसमें तीनों चीजें आएंगी, टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी और एक्वायर्ड, जो हमने फ्यूचर में हमने टेरिटरीज ले ली है, ठीक है। लेकिन जब हम यूनियन ऑफ इंडिया कहते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं? हमारे कहने का सिर्फ यही मतलब होता है यूनियन ऑफ इंडिया में कि ब्रिटिश प्रोविंस आते हैं और प्रिंसली स्टेट्स जो उस टाइम के प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन किया है, ठीक है। तो याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, सर्च भी करोगे तो कितनी इंटरेस्टिंग सी चीज है वैसे, है ना, कि यूनियन टेरिटरीज जो है यूनियन ऑफ इंडिया में नहीं आती, ठीक है। ये आर्टिकल 1 में पढ़ लिया। आर्टिकल 2 में क्या पढ़ा? कि बाहर से अगर आपने कोई एरिया लाना है तो आप ला सकते हो, तो उसमें पार्लियामेंट को पावर दी आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 3 में क्या था कि आपको
साइज बढ़ाना है, घटाना है, नाम चेंज करना है, या किसी दो स्टेट्स को मर्ज करना है, या किसी स्टेट को तोड़ के अलग अलग स्टेट्स बनाने हैं, तो ये सारी चीजें किसमें होगी? आर्टिकल 3 में होंगी। और इन दोनों में अगर आप इन दो आर्टिकल्स को चेंज कर रहे हो, बाहर से ला रहे हो, नाम चेंज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके लिए आपको संविधान को बदलने की जरूरत नहीं है, वो एक नॉर्मल सा चेंज माना जाएगा। तो आप एक सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, आप कानून पास कर सकते हो, तो वो कानून भी पास माना जाएगा, आपको संविधान बदलने की जरूरत नहीं है। मेजोरिटी कौन कौन सी होती है? सिंपल मेजोरिटी क्या होती है कि मान लो 100 लोग आए हैं, तो 100 में से 51 लोगों ने जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, 100 अगर आपके पार्लियामेंट के सेशन में लोग आए हैं, मीटिंग में जो है लोग आए हैं, और वहां पे बोल दिया गया कि हाँ ठीक है, उत्तर प्रदेश का नाम चेंज कर दो, या इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज रख देते हैं, तो उसमें क्या है कि 100 में से अगर उस दिन 100 लोग आए हैं, 100 में से अगर 51 लोगों ने भी बोल दिया कि हाँ ठीक है कर दो, तो कर दो। ऐसा नहीं है, उसमें स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी थोड़ी मुश्किल होती है, स्पेशल मेजोरिटी यूज होती है आर्टिकल 368 में। ठीक है जी, तो हमारा आज का टॉपिक हो गया खत्म। इसी के साथ एक बार आप ये देख लो, और आज हमारा भारत का नक्शा जो है अलग है। बाद में इन स्टेट्स ने भी ज्वाइन कर लिया था, तो हम अगले लेक्चर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि ये कैसे स्टेट्स हमारे इवॉल्व हुए, कि कितने स्टेट्स थे, 14 स्टेट्स थे, और आज प्रेजेंटली हमारे कितने स्टेट्स हैं, ये आप बताओगे। कितनी यूनियन टेरिटरीज थी? 6 यूनियन टेरिटरीज थी, और आज प्रेजेंटली हमारी कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, ये हम पढ़ेंगे। कौन सा स्टेट नेक्स्ट में, कौन सी डेट में, कौन से अमेंडमेंट में ऐड हुआ, धीरे धीरे जो है हमारा भारत के राज्य कैसे इवॉल्व हुए, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।